नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। एक तारीख का इंतजार था, वो तारीख आ गई। एक मीटिंग का इंतजार था, वो मीटिंग भी हो गई। 15 दलों के नेताओं की बात भी हो गई। केजरीवाल दिल्ली से पटना पहुंचे, अखिलेश यादव लखनऊ से गए, ममता बनर्जी कोलकाता से आई, स्टालिन चेन्नई से गए, शरद पवार उद्धव ठाकरे मुंबई से पटना आ गए। इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई। पटना में आज 10 चार्टर्ड प्लेन उतारे गए, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। विपक्ष की 15 पार्टियों को मिलकर एक ऐसा मोर्चा बनाना था जो नरेंद्र मोदी से लड़ सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही वहां से चले गए। स्टालिन ने जल्दी से चेन्नई की फ्लाइट पकड़ ली। बचा कौन? वही राहुल, वही नीतीश, वही पवार, वही ठाकरे। ममता बनर्जी रुकी रही, लेकिन जैसे ही येचुरी का बोलने का नंबर आया, ममता बनर्जी उठकर चली गई। अखिलेश यादव मुश्किल से 30 सेकंड बोले। यानी नए दोस्त मिले नहीं, पुराने और बिछड़ रहे हैं। नंबर जुड़े नहीं और घट रहे हैं। 24 घंटे के अंदर देश की पॉलिटिक्स बिल्कुल टॉप पर है। नरेंद्र मोदी का जलवा कायम है और विपक्ष जो माहौल बनाना चाहता था वो बन नहीं पाया। ऑपोजिशन जो पिक्चर दिखाना चाहता था वो इंटरवल से पहले ही फ्लॉप साबित हुई। अब वो कह रहे हैं कि इंटरवल के बाद शिमला में मिलेंगे, हम असली बात खोलते हैं। वो बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं हुई, जो बंद कमरे में हुई, आपको वो बात बताते हैं। बंद कमरे में 15 दलों की बैठक हुई। क्या फॉर्मूला निकला? एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। पूरी तरह से फिट हो गए हैं और बढ़िया से फिट कर दे रहा है नरेंद्र मोदी को। क्या 2024 में मोदी रोको मोर्चा का बॉस डिसाइड हो गया? हमें जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे। चुनाव लड़ने की एक कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस अकेले मोदी को नहीं हरा सकती, ये राहुल ने मान लिया। एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। क्या विपक्षी नेताओं ने राहुल गांधी में पीएम मटेरियल देख लिया? यूनाइटेड, हम लोग एक है। दूसरी बात है, वी विल फाइट यूनाइटेडली। ये दूसरी बात है, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। तीसरी बात ये हुआ है कि हमारा लड़ाई, हमको अपोजिशन मत बोलो, हम लोग भी देश का सिटीजन है, हम लोग भी पैट्रियोटिक है, हम भी देशप्रेमिक है, हम भी भारत माता कहते हैं। हिंदुस्तान की सियासत में ऐसी तस्वीर भी दिखेगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क बनने नहीं देंगे। देश को बचाने के लिए, देश की एकता अखंडता कायम रखने के लिए हम एक साथ आए हैं। पटना में मीटिंग के बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया और भगवंत मान को साथ लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। क्या केजरीवाल ने विपक्षी एकता में पलीता लगा दिया? ममता बनर्जी को भी फ्लाइट पकड़ने की जल्दी थी। चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस से ममता भी उठकर चली गई। कश्मीर को दोबारा एक रियासत का दर्जा मिलना चाहिए और जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाने चाहिए ताकि लोग अपने मुस्तकबिल का खुद मालिक बने। पटना से बिग न्यूज यह है कि 24 के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, मगर बनाने वाला कौन होगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव का नंबर लास्ट में आया। अखिलेश सिर्फ 2 लाइन बोले। उनकी पार्टी कहती है कि यह सबके लिए कुर्बानी देने का वक्त है। आज केवल दल यहां नहीं बल्कि देश के लोग, देश के नेता मिल रहे हैं।
मेरी सारे अपोजिशन से गुजारिश है कि इसमें हर आदमी को कुर्बानी देने की ज़रूरत है। सारी पार्टियां कुर्बानी के लिए तैयार रहें। अमित शाह और जेपी नड्डा सबसे ज्यादा राहुल का नाम ले रहे हैं। क्या राहुल के पीएम कैंडिडेट बनने में सबसे ज्यादा खुश बीजेपी होगी? आप अगर ये एजेंडा आपका है कि हम सिर्फ मोदी को हराएंगे या बीजेपी को हराएंगे, तो फिर आपका एजेंडा क्या है बताइए। चलिए। बाराती कम दूल्हे ज्यादा, विपक्ष के बारे में अक्सर यह जुमला उछाला जाता है। पिछली 50 साल की राजनीति को जानने वाले लोग कहते हैं कि विपक्षी नेताओं को एक साथ बिठाना तराजू पर मेंढक तोलने के बराबर है। लेकिन नाना करते करते विपक्ष की बैठक हो ही गई। दिल मिले न मिले मगर हाथ तो मिल ही गए। चुनाव में जय हनुमान जी करके ये लोग चुनाव लड़ता है। इस बार कर्नाटक में हनुमान जी, महावीर जी नाराज हो गए, ऐसा मारे हैं गद्दा इनके पीठ पर कि राहुल गांधी की पार्टी जीत गई। काफी इनका पार्टी जीता। हनुमान जी अब हम लोग के साथ हो गए और हम लोग इकट्ठा सब कोल रील नल लील सबको हम लोग जमा कर रहे हैं। मोदी को हराने, मोदी को कुर्सी से हटाने का सिंगल पॉइंट एजेंडा लेकर जब 15 दल मीटिंग करने बैठे तो मोटा मोटी 3 बातों पर सहमति बन गई। पहला ये कि विपक्षी दलों की अगली मीटिंग हिमाचल प्रदेश के शिमला में होगी। दूसरा ये कि मोदी का क्रेडिट घटाने और विपक्ष का क्रेडिट बढ़ाने के लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने। और तीसरा ये कि एंटी मोदी मोर्चा का एक कोऑर्डिनेटर बनेगा जो अगली मीटिंग को कोऑर्डिनेट करेगा। विपक्ष की पहली साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल नहीं थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही निकल गए। ममता बीच में चली गई। मोदी से मुकाबले के लिए प्लान बी वाले फॉर्मूले में एक होने की गुंजाइश कम, अलग होने के रास्ते ज्यादा हैं। अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगा, राहुल ने संसद सत्र तक टाल दिया। उमर अब्दुल्ला ने 370 बहाल करने का कमिटमेंट मांगा, राहुल ने कमिट नहीं किया। ममता की पार्टी बंगाल में अधीर रंजन के बयानों से नाराज है, लेकिन कांग्रेस अपना नेता नहीं बदलेगी। विपक्ष की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे और डी राजा के बाद सीताराम येचुरी को बोलना था। येचुरी के बोलने की बारी आई तो ममता की नाराजगी को देखते हुए नीतीश ने उमर अब्दुल्ला को बोलने के लिए कह दिया। येचुरी हैरान रह गए। फिर उनके पास नीतीश के पीएस आए और उनको संदेश दिया कि वो बाद में बोलेंगे। उमर अब्दुल्ला जब बोल रहे थे उसी दौरान ममता हॉल से निकल गईं। 23 जून 2023 ये तारीख बहुत खास है। अमेरिका के स्टेट गेस्ट नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन डीसी में इंडियन डायस्पोरा से मिलने वाले हैं। जिस दिन मोदी का प्रोग्राम तय है उसी दिन पटना में ऑपोजिशन की मीटिंग हुई। मित्रों, आज 23 तारीख को पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। होम मिनिस्टर कहते हैं कि 2024 में सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे और विपक्ष की एकता कभी हो नहीं पाएगी। पिछले 75 साल में ही विपक्षी एकता की 3 मिसाल हैं। 1977 में सारे विपक्षी दल एक हो गए थे, तब जनता पार्टी बनी थी और जेपी को नेता मानकर चुनाव लड़ा गया था, जिसमें इंदिरा गांधी की हार हुई थी। 1989 में भी विपक्ष के अलग अलग नेता मिले, जनता दल बना, फिर राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा बना, चुनाव हुआ तो राजीव गांधी की हार हुई। 2004 में कांग्रेस ने विपक्षी दलों को मिलाकर यूपीए बनाया। 2004 के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई
क्या 2024 में 1977, 1989 या 2004 रिपीट हो सकता है? पॉलिटिक्स की डायनामिक्स हमेशा बदलने वाली चीज है। 24 की पॉलिटिक्स भी अलग है। केजरीवाल ने ट्रेलर दिखा दिया, पिक्चर आगे दिखेगी। अध्यादेश पर कमिटमेंट नहीं मिला तो केजरीवाल शिमला भी नहीं जाएंगे। कि ममता जी ने अपने उचित भाव तब प्रस्तुत किए जब उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी विपक्ष के लीडर बन गए तो नरेंद्र मोदी को पुनः 2024 में प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। आम आदमी पार्टी का गठबंधन की शुरुआत में ही गठबंधन को पॉलिटिकली ब्लैकमेल करना इस बात का संकेत है कि इस अनहोली अलायंस के साथ क्या पॉलिटिकल अनहोनी होने वाली है। पटना में राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज को देखें तो वो खुद को बिग ब्रदर के रोल में समझ रहे थे। राहुल ने मीटिंग के अंदर जो कहा वही मीटिंग के बाद बोले और वही बात वो मीटिंग से पहले बोल चुके थे। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। यहां पे देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। जैसे ही कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई वैसे ही कर्नाटक में बीजेपी गायब हो गई। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने वाला फॉर्मूला क्या है? केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को छोड़ दें तो अगर बाकी सारे दल मिल भी गए तो क्या कांग्रेस इस पोजीशन में आ पाएगी जिससे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? पहला सवाल सीट का है, दूसरा सवाल जीत का है और तीसरा सवाल नेता का है। पटना में विपक्ष की मीटिंग ममता बनर्जी के फॉर्मूले पर हुई। ममता ने यह फॉर्मूला कर्नाटक रिजल्ट वाले दिन दिया था। उस दिन फॉर्मूले के मुताबिक कांग्रेस अधिक से अधिक 227 सीटों पर ही उम्मीदवार उतार पाएगी। फॉर्मूला यह है कि 2019 में लोकसभा की जिन सीटों पर कांग्रेस जीती और जिन सीटों पर कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ नंबर 2 रही, वही सीटें कांग्रेस को मिले। 2019 में कांग्रेस ने 52 सीटें जीती थी। 175 सीटों पर कांग्रेस का बीजेपी से डायरेक्ट मुकाबला हुआ और कांग्रेस हार गई। 52 और 175 को मिलाकर 227 सीटें होती हैं। राहुल गांधी की पार्टी ने केरल, पंजाब और तमिलनाडु में ही कुछ हद तक अच्छा परफॉर्म किया और वहां सीटें जीती। गुजरात की 26 में से 26 सीटों पर बीजेपी जीती और कांग्रेस नंबर 2 पर रही। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी से हारी थी। राजस्थान की 24 सीटों पर बीजेपी जीती और कांग्रेस नंबर 2 पर थी। कर्नाटक में लोकसभा की ऐसी 20 सीटें थी। छत्तीसगढ़ में 9, असम में 8, बिहार में 2, झारखंड में 6, पंजाब में 2, उत्तराखंड में 5, दिल्ली में 5, हिमाचल में 4, जम्मू कश्मीर में 2, यूपी में 3, नॉर्थ ईस्ट और अन्य 8 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी से हारी थी। इस तरह कुल मिलाकर 175 सीटों पर कांग्रेस ने बीजेपी को डायरेक्ट फाइट दी थी। ममता बनर्जी का फॉर्मूला यह है कि कांग्रेस सिर्फ इन्हीं सीटों पर दावा करे और बाकी सीटें रीजनल पार्टियों के लिए छोड़ दे। यह फॉर्मूला लागू हुआ तभी ममता भी खुश रहेंगी और अखिलेश भी खुश रहेंगे। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी खुश होंगे। सवाल है कि क्या राहुल गांधी 227 सीटों पर मान जाएंगे? कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस ने कहा था कि 24 में वो कम से कम 350 सीटों पर लड़ेगी। लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, यानी कांग्रेस अधिक से अधिक 193 सीटें छोड़ने को तैयार है। 2019 में कांग्रेस 421 सीटों पर लड़ी थी, उसने 52 जीती। 2014 में कांग्रेस ने 464 सीटें लड़ी, उनमें से 44 सीटें मिली।
2009 में कांग्रेस 440 सीटों पर लड़ी थी। उस चुनाव में कांग्रेस को 206 सीटें मिली थी। 2004 में कांग्रेस सबसे कम 400 सीटों पर लड़ी और उसे 145 सीटें मिली थी। ऐतिहासिक रूप से देखें तो कांग्रेस 400 सीट से कम कभी नहीं लड़ी। इस बार वो 350 सीट के लिए तैयार है, मगर फॉर्मूला तो 227 सीटों का है, तो तालमेल कैसे बनेगा? इन लोगों ने तमाशा देख देख कर किया है। 3 दिन से प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे पर हैं। आज बहुत समय के बाद भारत को अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री जी को स्टेट गेस्ट का ऑनर दिया है, और जिस प्रकार का सम्मान अमेरिका ने में प्रधानमंत्री जी को मिला है, ये न भूतो न भविष्यति है। राहुल बाबा हमेशा विरोध करते। धारा 370 हटानी है तो विरोध करेंगे, राम मंदिर बनाना है तो विरोध करेंगे, ट्रिपल तलाक हटाना है तो विरोध करेंगे। अरे राहुल बाबा, विरोध करते करते आपका स्वभाव ही विरोध का बन गया है। बीजेपी राहुल के नाम पर खुश है। राहुल अगर प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट बनते हैं तो बीजेपी को लगता है कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों अपने अपने भाषणों में राहुल राहुल ही कर रहे हैं। विपक्ष के किसी नेता के मुकाबले वो राहुल गांधी का नाम ज्यादा लेते हैं। विपक्ष के दूसरे नेताओं के बारे में बात करते समय भी वो घूम फिर कर राहुल पर ही आ जाते हैं। यही लालू प्रसाद यादव पूरे 22 महीने जेल, कांग्रेस की इंदिरा गांधी, राहुल की दादी ने इसको जेल में डाला था। यही नीतीश कुमार पूरे 20 महीने जेल की शिक्षों के पीछे कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी ने डाला था, यही राहुल गांधी की दादी ने डाला था। आज पटना की धरती पर राहुल को आदर सहित उनको स्वागत करते हुए जब मैं इनकी तस्वीरें देख रहा हूं तो मुझे याद आता है कि राजनीति में क्या से क्या हो गया। राहुल के पीएम कैंडिडेट बनने में बीजेपी को फायदा है। दरअसल जब भी मोदी और राहुल आमने सामने होते हैं, बीजेपी का ग्राफ एकदम से अप हो जाता है। 2019 में 12 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 161 सीटों पर मोदी और राहुल का सीधा मुकाबला हुआ। इसमें मोदी ने 147 सीटें जीती। इस तरह मोदी का स्ट्राइक रेट रहा 91%। डायरेक्ट फाइट वाली 161 सीटों में से राहुल गांधी सिर्फ 9 सीटें जीत पाए। राहुल का स्ट्राइक रेट रहा 6%। अन्य के खाते में 5 सीटें आईं, स्ट्राइक रेट रहा 3%। मोदी का स्ट्राइक रेट कांग्रेस के खिलाफ जितना अच्छा है, रीजनल पार्टियों के खिलाफ उतना अच्छा नहीं है। 2019 में 5 राज्यों यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल और ओडिशा की 198 सीटों पर नरेंद्र मोदी की पार्टी की सीधी भिड़ंत रीजनल पार्टियों से हुई। नरेंद्र मोदी ने 116 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट रहा 59%। रीजनल पार्टियों के खाते में 76 सीटें आईं, स्ट्राइक रेट रहा 38%। राहुल गांधी सिर्फ 6 सीट जीत पाए, स्ट्राइक रेट रहा 3%। नरेंद्र मोदी के खिलाफ डायरेक्ट फाइट में कांग्रेस सिर्फ 6% सीटें ही जीत पाती है। रीजनल पार्टियां 38% सीट जीत पाती हैं। इसीलिए रीजनल पार्टियां कांग्रेस से ज्यादा हिस्सा मांग रही हैं। जो झुंड में चलते हैं वो डरे हुए होते हैं, या जो अकेला चलता है वो डरा हुआ होता है। मेरे ख्याल से देश को और दुनिया को अच्छी तरह पता है। और जो 63-64 की बात कह रहे हैं जनाब, ये वो पार्टी है जिसने 50 साल देश पे राज किया 32%, 33% वोट पे। इवन स्वर्गीय राजीव गांधी जी को जब 400 की मेजॉरिटी मिली थी तो 40-42% वोट मिला था। क्या बचकाना तर्क देते हैं, सारा मिलके एक हो जाएगा। जनाब, इतनी आसान मैथमेटिक्स होती राजनीति की तो फिर राजनीति की आवश्यकता किसी कुशल राजनीतिज्ञ की पड़ती ही नहीं, कंप्यूटर ही जोड़ देता। उत्तर प्रदेश में था तो सपा बसपा का वोट हमसे ज्यादा था, मिलके हो गया था क्या? उससे पहले कांग्रेस और सपा साथ साथ लड़ी थी तो सारा वोट ट्रांसफर हो गया था क्या? ऐसा नहीं है। वास्तविकता क्या है कि आज परिस्थिति ये है कि जो बिहार में ये लोग एकत्र हैं, महत्वपूर्ण बात क्या, 23 जून का दिन 25 जून से कितना नजदीक, जिस दिन आपातकाल लगा था। और यही बिहार की धरती थी, यही लालू प्रसाद यादव जी थे जो कांग्रेस से इस कदर प्रताड़ित थे
कि मीसा में जेल में थे। पटना में साथ मिलकर लड़ने की सहमति बनी है। सीटों के बारे में शिमला में बात होगी। शिमला वो शहर है जहां कांग्रेस ने 2003 में वाजपेयी सरकार के खिलाफ शिविर का आयोजन किया था और गठबंधन पर फैसला लिया था। तब सेकुलर पार्टियों का अलायंस बनाने की बात हुई थी। इस बार जो आ जाए वो सब सही है। नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए अभी पार्टियों का अलायंस बन रहा है, फिर जातियां जोड़ी जाएंगी। सीटों के तालमेल के बाद जातियों का तालमेल बिठाया जाएगा। वोट ट्रांसफर का फॉर्मूला डेवलप होगा। इस प्रोसेस में एक भी चूक हुई तो विपक्ष का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। और इस बीच नरेंद्र मोदी को जो कहना था उन्होंने विरोधियों को कह दिया। डेमोक्रेसी पर, मुसलमान पर, इन दो मुद्दों पर अब कोई सवाल नहीं बचा। पिछले करीब 2 साल से, ये कहिए जब से एनआरसी सीएए का यह हंगामा बवाल शुरू हुआ देश के मुसलमानों को नरेंद्र मोदी के नाम पर डराया गया। पहले यह नैरेटिव गढ़ा गया कि देश का मुसलमान खतरे में है, फिर उसके बाद यह बताया गया कि डेमोक्रेसी खतरे में है। इन दोनों ही नैरेटिव का जवाब मोदी ने दे दिया और ऐसा जवाब दिया कि इसके बाद सवाल पूछने वालों को भी 100 बार सोचना पड़ेगा। बहुत लोग बराक ओबामा के एक इंटरव्यू का बहुत छोटा सा टुकड़ा सुनाकर एक बड़ी पिक्चर पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग वो इंटरव्यू देखें या न देखें, लेकिन अमेरिकी संसद में मोदी की स्पीच का सारांश जरूर देखें। मोदी का ग्राफ कैसे बढ़ा और अमेरिकी संसद में मोदी का ऑटोग्राफ लेने वालों की कितनी लंबी लाइन लगी। अमेरिका से आ रही तस्वीरें सिर्फ कोई पिक्चर नहीं है, एक साइन नहीं है, बहुत बड़ी हेडलाइन है। और इस हेडलाइन को समझने के लिए आपको यह रिपोर्ट शुरू से लेकर आखिर तक देखनी होगी। Mr. Speaker, the Prime Minister of the Republic of India. मोदी विरोधियों को ये तस्वीरें अगले 250 दिनों तक चैन से सोने नहीं देंगी। मोदी के पॉलिटिकल दुश्मनों को इन तस्वीरों का एक एक फ्रेम अगले 250 रातों तक परेशान करेगा। क्या है इस तस्वीर में ऐसा? अमेरिकी संसद में नरेंद्र मोदी के लिए कितनी बार तालियां बजीं? कितनी बार अमेरिकी सेनेटर्स भारत के प्रधानमंत्री के नाम पर खड़े हो गए? कितनी बार मोदी को स्टैंडिंग ओवेशन मिला? सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। मोदी के दुश्मन भी हक्के बक्के रह जाएंगे। भारत में इस वक्त 2 ही तस्वीरों की चर्चा है। नंबर 1 अमेरिका में मोदी के पावरफुल शो की और नंबर 2 पटना में मोदी के दुश्मनों की ज्वाइंट मीटिंग की। विरोधी 24 में मोदी को हटाने की सेटिंग कर रहे हैं, जबकि दुनिया मोदी मोदी कर रही है। अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री की एंट्री के साथ ही 2.5 मिनट तक तालियां बजती रहीं। मोदी मोदी के नारों से यूएस कांग्रेस गूंजता रहा। भारत माता की जय, वंदे मातरम। दुनिया के सबसे ताकतवर देश की संसद में इंडिया का दम कुछ यूं दिखा। अमेरिका ने मोदी मैजिक का नाम सुना था, अब प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देख भी लिया।
एक या 2 बार नहीं, पूरे 15 बार भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिकी सेनेटर्स का स्टैंडिंग ओवेशन मिला। मोदी के भाषण के दौरान 10 या 20 बार नहीं, अमेरिकी संसद में पूरे 79 बार तालियां बजी। मोदी की लीडरशिप का रिकॉग्निशन, भारत की ताकत का एप्रिसिएशन। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, एक एक स्टैंडिंग ओवेशन काउंट कीजिए। मोदी ने क्या कहा और उस पर कितनी बार खड़े होकर तालियां बजी, नोट कर लीजिए। Narendra Modi, the Prime Minister of the Republic of India. America and India. Two great democracies, India and the United States. There are millions here who have roots in India. There is one behind me who we pay tribute to Mahatma Gandhi and Martin Luther King Jr. Today, I also wish to pay heartfelt tribute to one of them, Congressman John Lewis. We are home to all faiths in the world, and we celebrate all of them. The United States has become one of our most important defense partners. Peaceful resolution of disputes and respect for sovereignty and territorial integrity. All must do what we can to stop the bloodshed and human suffering. We share a vision of a free, open, and inclusive Indo-Pacific. African Union be given full membership of G20. Democracies matter and democracies deliver. That future is today. Jai Hind, long live India-US friendship. Thank you. मोदी ने अमेरिकी संसद में डेमोक्रेसी की बात की, गूंज हिंदुस्तान तक सुनाई दी। अमेरिका में गूगल ट्रेंड्स का ग्राफ देख लीजिए। इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च करने वाला टॉपिक मोदी ही थे। अमेरिकी संसद में मोदी का भाषण ही था। जिस वक्त पूरा हिंदुस्तान गहरी नींद में था, उस वक्त वॉशिंगटन डीसी में मोदी का सर्च इंटरेस्ट 74% था। यूएस कांग्रेस का सर्च इंटरेस्ट 26% था। इंडिया से लेकर अमेरिका तक हैशटैग मोदी इन यूएसए, हैशटैग मोदी इन अमेरिका, हैशटैग प्राइम मिनिस्टर ही
कई घंटों तक टॉप ट्रेंडिंग रहा। भारत के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि अमेरिकी संसद में भाषण खत्म करने के बाद जैसे ही मोदी मंच से नीचे उतरे, मोदी का ऑटोग्राफ लेने वालों की लाइन लग गई। अमेरिकी सेनेटर्स मोदी के साथ सेल्फी लेने को उतावले दिखे। एक ने सेल्फी ली, फिर दूसरा आया, दूसरे के बाद तीसरा आया, तीसरे के बाद चौथा, पांचवां। किसी का कैमरा रुका नहीं, पिक्चर्स यूं ही क्लिक होती रही। अब यह तस्वीर देखिए, ऐसा लग रहा था मानो मोदी के सिग्नेचर वाला ऑटोग्राफ अमेरिकी सेनेटर्स के लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं था। अमेरिकी संसद के भीतर, संसद की लॉबी में जिसे जहां मौका मिला, कॉपी पेन लेकर मोदी के पास पहुंच गया और मोदी की इस लोकप्रियता का असर वॉशिंगटन डीसी में यूएस कांग्रेस के बाहर दिखा। अमेरिकी कांग्रेस के ठीक सामने, अमेरिकी कांग्रेस को आप देखें तो सामने का जो हिस्सा है अमेरिकी कांग्रेस है, सड़क के दूसरी तरफ यहाँ पे जबरदस्त जमावड़ा लगा हुआ है और इसमें आप देखें तो अमेरिका लव्स मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लेके ऐसे प्ले कार्ड्स और ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। इसमें इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा वेलकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, यूनिटी डे इसका नाम दिया गया। और इन सारे लोगों को देखें तो इनके चेहरे पे मुस्कुराहट जो नजर आ रही है, उससे ये समझ में आ रहा है कि ये किसी उत्सव के तहत यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और पहले सुनते हैं कि आखिर ये क्या कह रहे हैं। वेलकम वेलकम वेलकम। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी आए हैं, उसे देखकर सारे भारतवासी तो खुश हैं ही, अमेरिका भी खुश है। ये नॉर्मल किसी भी नेता को, कभी किसी देश के नेता को नहीं मिला है। ऐसा बहुत कम अवसर हुआ है जबकि एक बार से अधिक बोले हों। क्रेडिबिलिटी की जब मैं बात कर रही हूँ तो वो क्रेडिबिलिटी एक विश्व गुरु, भारत जो उपज के हमारी जो स्थिति विश्व गुरु की बन रही है शायद कहीं, इसीलिए मोदी जी को वो स्टैचर मिला और उनकी अपनी एबल लीडरशिप है। कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जैसे मोदी जी हैं। व्हाइट हाउस के भीतर, व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में यूएस कांग्रेस के भीतर मोदी की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है और हिंदुस्तान में मोदी के विरोधियों के दिल की धड़कनें बढ़ गई। फिर क्या हुआ, अब ये देखिए। मोदी ने जैसे ही यूएस कांग्रेस में अपनी हिस्टोरिकल स्पीच खत्म की, हिंदुस्तान में बैठे मोदी के पॉलिटिकल दुश्मनों ने हैशटैग टेलीप्रॉम्प्टर ट्रेंड कराना शुरू कर दिया। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष का ट्वीट देखिए, ट्वीट की भाषा देखिए। मोदी ने डायरी देखकर अपनी बातें क्यों रखी, ओवल ऑफिस में मोदी को टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत क्यों पड़ी, यह सब लिखा जाने लगा। फटाफट यूएस कांग्रेस में पूर्व पीएम राजीव गांधी का वीडियो अपलोड हो गया। राजीव को ओरिजिनल, मोदी को कॉपी डिक्लेयर कर दिया गया। अब कांग्रेस की सोशल मीडिया के नेशनल कोऑर्डिनेटर का ट्वीट देखिए। इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने मोदी के लिए मोस्ट स्टूपिडेस्ट, डम्बेस्ट, इडियोटिक, डम, जोकर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से भी परहेज नहीं किया। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मोदी विरोधी ये इकोसिस्टम नरेंद्र मोदी से बेइंतहा नफरत करता है। लेकिन ऐसा करते हुए वो ये भूल जाता है कि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। जब वो भारत से बाहर जाते हैं तो देश को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी पार्टी को नहीं। वैसे जो लोग आज टेलीप्रॉम्प्टर वाला टेक्स्ट फिट करके मोदी को गाली दे रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, उन्हें पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की यह तस्वीर देख लेनी चाहिए। स्पीच देते वक्त टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल वो भी किया करते थे। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप यूथ कांग्रेस में टेलीप्रॉम्प्टर वाली मोदी की जो इमेज घुमा रही है, वो देश को उसी यूएस कांग्रेस की ये तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं जब पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने पन्ने पलट पलट कर अमेरिकी संसद में अपनी स्पीच दी थी। आज राजीव गांधी को ओरिजिनल और मोदी की स्पीच को कॉपी बता रहे हैं। राजीव गांधी ने खुद भी उसी अमेरिकी संसद में पन्ने पढ़ पढ़ कर, नीचे देख देख कर अपनी स्पीच कंप्लीट की थी। Prime Minister of the Republic of India. लेकिन मोदी से नफरत के चक्कर में भारत में बैठा झुंड इतना अंधा हो गया है कि वो मोदी की बुराई करते करते अब देश की ही बुराई करने लगा है। मोदी को गाली देते देते अब देश को ही गाली देने लगा है।
प्रधानमंत्री मोदी जी को दुनिया मानती है कि उनके नेतृत्व के कौशल ने देश को और दुनिया को एक नई दिशा दी है, एक नई ताकत दी है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब दुनिया में मोदी जी की वाहवाही हो रही है, उनकी प्रशंसा होती है, कोई बॉस बोलता है, कोई हीरो बोलता है, कोई सोशल रिफॉर्मर बोलता है, तो यहां हमारे कांग्रेस के नेताओं के पेट में मरोड़ होती है। उनको पसंद नहीं आता कि देश का नाम हो रहा है, उनको पसंद नहीं आता कि देश की प्रशंसा हो रही है। कोई नेता मोदी जी को सांप कह करके चर्चा करता है, कोई बिच्छू बोलता है, कोई नीच बोलता है, कोई अनपढ़ बोलता है, कोई चाय वाला बोलता है। उनको मालूम नहीं है कि तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता। 140 करोड़ देशवासियों का प्यार मोदी जी के साथ है, इस बात को हमको याद रखना। यूएस कांग्रेस में मोदी की स्पीच से ठीक पहले राहुल के इसी एजेंडे को वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक पत्रकार पुश करती हैं। सवाल पूछने वाली पत्रकार थी सबरीना सिद्दीकी, जो भारतीय पाकिस्तानी मूल की अमेरिकी हैं। कांग्रेस के इकोसिस्टम ने पाकिस्तान से रिश्ता रखने वाली इस पत्रकार के माइनॉरिटी वाले सवाल को मोदी पर हमले के लिए अपना हथियार बना लिया, माइनॉरिटी ट्रेंड करा दिया, इंडियन मुस्लिम पर ट्विटर स्टॉर्म ला दिया। व्हाइट हाउस में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी ने लोकतंत्र खतरे में है बोलने वालों को आईना दिखाया, बिना लाग लपेट के समझा डाला कि लोकतंत्र तो भारत के डीएनए में है, हिंदुस्तान के मुसलमान खतरे में नहीं, सुकून में है। सवाल पूछने वाले तो पूर्वाग्रह से पीड़ित हैं। आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारे रगों में है। लोकतंत्र को हम जीते और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यू नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इस सवाल का जवाब देने के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री ने पानी का 2 घूंट पिया, हिंदुस्तान में बैठा मोदी विरोधी इकोसिस्टम अपनी एडिटिंग मशीन पर बैठ गया। मोदी का गला सूख गया, भारत में सूखा, अमेरिका में सूखा, यह फॉल्स नैरेटिव बनना शुरू हो गया। एक सवाल ने मोदी को पानी पीने पर मजबूर कर दिया, यह तक फैलाया गया। कांग्रेस के हैंडल्स पर नो कमेंट्स, कांग्रेस नेताओं के हैंडल्स पर मुंह में राम, बगल में छुरी जैसे शब्द घूमने लगे। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम को लीड करने वाली सुप्रिया श्रीनेत 13 सेकंड का सवाल वाला टेक्स्ट फिट करके बवाल मचाने लगी और उनकी देखा देखी ऑर्डर मिलते ही कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम के मोबाइल पर यही 13 सेकंड वाला मैसेज पोस्ट करने का संदेशा पहुंच गया। और यह सब इसलिए किया गया ताकि अमेरिका में मोदी को जो सम्मान मिला उसे अपमान में बदल दिया जाए। विरोधियों का मकसद ही यह था कि मोदी की यूएस कांग्रेस वाली स्पीच से पहले बखेड़ा खड़ा किया जाए और मोदी के सम्मान में रखे स्टेट डिनर का स्वाद फीका कर दिया जाए। लेकिन मोदी के ग्रैंड वेलकम के बीच विरोधियों का सारा एजेंडा पंक्चर हो गया। हमारे साथ उपस्थित दोनों देशों के सभी महानुभाव, लोकतंत्र और विविधता के मूल्यों को जीवन में साकार करते ये लोग हमारी सबसे कीमती पूंजी है। कल शाम आपने अपने घर के दरवाजे मेरे लिए खोले। स्पेशल जस्टिस के लिए आपकी मित्रता और गर्मजोशी भरे आदर सत्कार के लिए भी
मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। मोदी का अमेरिका वाला सुपरहिट शो अभी खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। मोदी के सारे ऑफिशियल एंगेजमेंट तो पूरे हो गए, अब सीधे पब्लिक के बीच जाने की बारी है और इसकी पूरी तैयारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।